अनिल जैन जी आपके पास आऊंगा मैं, फिर उसके बाद अरुण जी और सुनील जी के पास आऊंगा। सबसे पहले मिजोरम की बात करेंगे जब चर्चा निकली है तो। उससे पहले एक सूचना है दर्शक मित्रों, कल सुबह एक स्पेशल एपिसोड देखिए। हमारी भाजपा की क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ये जीएसटी कैसे बढ़ाती है सर, आपको भी सुनकर हैरानी होगी। गंगोत्री से और ऋषिकेश से गंगा जल कलेक्ट किया जाता है। कल सुबह ये एपिसोड देखिएगा, स्पेशल एपिसोड है। और वो गंगा जल डाकखाने के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पूरे भारत में भेजा जाता है। 250 मिलीलीटर का पैक है और बड़े पैक भी है। ऑनलाइन मंगाना हो तो 125 रुपए का, और छोटा 250 मिलीलीटर की बोतल हो तो 30 रुपए की। मुद्दा ये नहीं है कि कितने का बेच रहे हैं, मुद्दा ये है कि गंगा जल के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया है। जी हाँ, मुद्दा ये है कि 18% का जीएसटी गंगा जल के ऊपर लगाया गया है, ताकि जब गंगा जल आपके घर में आए वो आप अपने घरों में उसका उपयोग करते हैं, पूजा पाठ में भी करते हैं। कभी कोई दुखद घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मुंह में भी गंगा जल डालते हैं। तो सरकार को इस पर भी जीएसटी चाहिए 18%। सर वही 5% और 12% नहीं चाहिए। और ये कई अखबारों में आया, उसमें एक मेजर न्यूज अमर उजाला के अंदर भी है, मैं बता दूं तो कल एपिसोड देखिएगा कि सरकार को गंगा जल पे 18%। पता नहीं अब इसके ऊपर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भाजपा वाले जिनकी हर दूसरे दिन भावना आहत हो जाती है। शायद इसके ऊपर उनकी भावना आहत ना हो तो मोदी जी से बात कर सकते हैं कि भाई गंगा जल को तो एग्जम्प्ट कर दो भाई, वो तो आपके पूजा हवन पाठ के लिए यूज होता है, आप उसमें से भी जीएसटी ले रहे हैं। तो ये है असली भाजपा की हिंदुवादी राष्ट्रवादी सरकार। अनिल जैन जी, मिजोरम जैसे मणिपुर का मां नहीं निकलता, मिजोरम का भी मां नहीं निकलता सर। कुकी, जो और चिन, ये 3 समुदाय हैं जिनको मिला के जो समुदाय कहा जाता है। 90% वही है जो कि म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। इनके लिए किसी बॉर्डर की कोई इज्जत नहीं है, इनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, इनको वीजा नहीं चाहिए। ये इधर उधर जाते रहते हैं, इनकी पहाड़ों में इनकी शादियां भी होती रहती हैं, सब कुछ रिचुअल भी होते रहते हैं। ये हवा की तरह है, ये आते हैं और जाते हैं। 90% लोग जो मिजोरम में क्रिश्चियन हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें एमएनएफ को, जिनका अभी इस टाइम सरकार भी है, जोरमथंगमा साहब की, उनके 37.7% वोट थे। कांग्रेस के 30% वोट थे, 29.95%, राउंड फिगर 30% वोट थे। और जोरम पीपल्स मूवमेंट जेपीएम, उसके 22.7% वोट थे। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की अवस्था में वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी जिसके 8% वोट थे गठबंधन में, इस बार हालत यह है कि बीजेपी उसके कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं कर पा रही है। सबसे पहले चुनाव उसी का 7 तारीख को, उनको 40 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, इतनी घृणा है लोगों के अंदर। और बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि पूरा का पूरा चुनाव मिजोरम का मणिपुर कुकी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास उसका जवाब नहीं है। अब वहां जो रहने वाले कुकी है सारे के सारे, वो जिनको ज्वाइंटली चिन, जो और कुकी को जो कहा जाए, जो समुदाय कहा जाता है, तो 40 सीटों पर इनकी 40 की 40 पर जमानत जब्त होगी। राजस्थान में जाते हैं मोदी जी तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। कभी आपने उनके मुंह से सुना मिजोरम की बात कर लें? आपको आभास नहीं होगा कि बीजेपी के नेताओं से कि मिजोरम के अंदर भी इलेक्शन है। दे डोंट हैव 40 पीपल हु कैन कॉन्टेस्ट, क्योंकि वो जब खड़े होंगे तो शायद उनका क्या जनता हाल करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है जो चुनाव सभा में नहीं जा सकता, जो एजॉल के अंदर लैंड नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, इतना रोष, आक्रोश और गुस्सा है लोगों का, क्योंकि वहां गए तो क्वेश्चन उठेंगे, हमारे भाई 50,000 यहाँ पे शरणार्थी, उनके लिए क्या किया आपने? तो जवाब तो दे नहीं सकते। तो हालात इस किस्म के हैं। तो पूरे परिदृश्य के ऊपर 5 राज्यों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का एक संध्या काल चल रहा है, और मुझे लगता है कि अब इस आखिरी समय में ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव और इसके जो परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, वो इससे और इशारा करेंगे जो लोग मन में तय कर चुके हैं। और एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ओपिनियन पोल, तो ओपिनियन पोल होते हैं वो सारे के सारे, जिनको कहते हैं उसमें कांट छांट भी हो जाती है। लेकिन ये असली ओपिनियन पोल आने वाले हैं जो 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा है।
अब आप इसमें एक डेट्स का देखिए, बड़ा सेंसिटिव मामला रहता है डेट्स का। 7 तारीख को चुनाव 2 जगह है, मिजोरम में है और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फेज है। फिर 17 को दोबारा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फेज है और साथ में मध्य प्रदेश है। 23 को राजस्थान है और 23 को तेलंगाना है। तो होगा क्या कि जब 7 तारीख को चुनाव होगा तो मोदी जी कहीं और अपनी भाषण रैली बगल की स्टेट में कर रहे होंगे। जैसे चुनाव सहारनपुर में चल रहा था और मुजफ्फरनगर में मोदी जी की सभा हो रही थी, हमने उत्तर प्रदेश में देखा। और ये सिलसिला आखिर तक चलेगा, आप देखना। तो ये जो चुनाव की तारीखें हैं और आप सिर्फ 4-5 राज्यों में कर रहे हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी स्टेट्स नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार की तरह, और उसमें आप ऐसे स्टेगर्ड वे में 4 फेजेस में कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं जब आप पूरे देश में करते हैं तब तो समझ में आता है कि आप 4-5 फेजेस में करें। सिर्फ 4-5 स्टेट में करना, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव आयोग की, जिसको लोग आम जन जो है वो कैचुआ बोलता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, वो उसके पीछे मंशा एक तो साफ नहीं दिखाई देती। चलिए अब आ जाते हैं चुनावों के ऊपर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल लाजवाब हैं। उन्होंने जो आदिवासियों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, जो छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, जो रोजगार में उन्होंने काम किया है, और लगातार कोरोना में उनकी जीडीपी लगातार बढ़ती रही। जहां पूरे देश में जीडीपी पे असर पड़ रहा था, छत्तीसगढ़ का बजट जो है बड़ा होता रहा। और जो उन्होंने गौ के लिए जो गौशाला और उनके जो गोबर का जो है, फिर उससे खाद बनाना और उससे बिजली बनाने का काम, और उससे ग्रामवासियों की समृद्धि को, वो जो उन्होंने जोड़ा है, वो वोरा जी बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है। वो एक तरह से आदर्श मुख्यमंत्री बन के निकले। दूसरा, वहां पे जो सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी जिस तरह से भूपेश बघेल जी लेकर के चले हैं, तो वो पूरे देश में एक ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। मुझे याद है 2019 में शायद देश में एक होता है बीपी मंडल पुरस्कार होता है, जो साल में एक बार दिया जाता है। तो 2019 में सामाजिक न्याय के लिए अच्छा काम करने के लिए भूपेश बघेल जी को बीपी मंडल अवार्ड से नवाजा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह, चाहे कोई किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, दलित हो, या आम छत्तीसगढ़ का नागरिक हो, सबकी समृद्धि के लिए उन्होंने काम किया। तो वहां तो एक तरह से बीजेपी ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही। अब जो मध्य प्रदेश का मामला है, जहां पे ये माना जाता है कि 3 तरह की भाजपा काम करती है, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। अब उन 3 भाजपाओं में और भी कई भाजपा जुड़ गई है। कोई कैलाश भाजपा बन गई है, कोई प्रहलाद भाजपा बन गई है, और एक मध्य प्रदेश का जो रथ है वो ऐसा है जिसमें 5-7 घोड़े लगे हुए, और हर घोड़ा जो है अलग दिशा में भाग रहा है। और जो मोदी जी हैं, वो मुझे लगता है कि इन चुनाव में जो मैंने उनकी सभाएं देखी हैं, और जिसमें शिवराज जो इतने 20 साल के 18 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, उनका टिकट तक की घोषणा नहीं हुई। इतनी समय बीत गया, कई लिस्टें निकल करके कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो शिवराज जी बड़े मंजे हुए वैसे तो नेता हैं ही, तो वो एक जगह भाषण दे रहे थे और बड़ा उन्होंने रोचक बातें कही। तो पहले उन्होंने कहा भी देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आप चाहते हैं मोदी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री रहे? तो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के ऊपर जनता में सवाल खड़े कर देना, मतलब दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट ब्लेस्फेमी। मतलब ये तो भगवान की निंदा करने के बराबर हो गया। दिनेश जी, स्टेज पे सामने मोदी जी बैठे हुए हैं, वो प्रश्न पूछ रहे जनता से कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि देखिए, शिवराज चौहान आपके मामा की सरकार बढ़िया चली कि नहीं चली? तो पब्लिक तो वही आई हुई है जो वहां पे भाजपा की समर्थक है। उन्होंने कहा जी बढ़िया चली है, तो भाई शिवराज की सरकार रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, मुख्यमंत्री रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी को ये दिखा रहे हैं कि अगर आप मेरे से बदल रहे हो तो आप जनता के खिलाफ जा रहे हो, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अगर आप मेरे खिलाफ तो जा ही रहे हो, कल को प्रश्न आपके खिलाफ भी शुरू होगा कि प्रधानमंत्री आप रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, अगले लोकसभा के चुनाव में आप कैंडिडेट बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपने वसुंधरा राजे जी का देखा, वो स्टेज पे खड़ी हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, और एकमात्र भाजपा के ऐसे नेता हैं जिनकी पैन राजस्थान, यानी पूरे राजस्थान में जिनकी छवि है। बीजेपी में और कोई नेता है नहीं ऐसा जिसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में राजस्थान में असर हो, एकमात्र है वो।
उसके बाद भी उनकी तरफ अमित शाह जी सेम स्टेज पर रहते हुए देखते तक नहीं है। वो बेचारी फूल लेके खड़ी रहती है, उनसे कोई फूल स्वीकार नहीं करता, उनको भाषण का मौका नहीं दिया जा रहा। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो ये चुनाव है, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा, ये तो मध्य प्रदेश में मोदी जी और शिवराज चौहान के बीच में चुनाव हो रहा है। ये तो वहां का कंपटीशन आपस में चल रहा है, दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। और राजस्थान में भी इस प्रतिस्पर्धा जो है वो मोदी जी और विजय राजे सिंधिया के बीच की स्पर्धा है। कोई वहां भाजपा और कांग्रेस की तो नजर ही नहीं आ रही है, अगर आप इनके चुनावी रैली देख लीजिए। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मिजोरम का तो आपने बता ही दिया, वहां कुछ है नहीं, कश्मीर में हिम्मत ही नहीं पड़ी चुनाव कराने की। तो स्थितियां ऐसी हैं। और सब चीज के बाद कल जो दिनेश जी, मैं 40-45 साल से खास तौर पे जो ये जो सामाजिक न्याय के आंदोलन है उनसे बहुत जुड़ा रहा हूं, और एक समय था मैं बीपी मंडल जी के भी साथ रहा। और मैंने सामाजिक न्याय के आंदोलन में जो 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 तेजी, जो आग, जो आज मैं देख रहा हूं, और कल जो राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कहता हूं कि गजब ढा दिया राहुल जी ने इस देश में। जो इस देश की जो पीड़ा है, जिसको जिसको कहते हैं अंडर द कारपेट दबाया जा रहा था इतने सालों में, उसको राहुल गांधी ने उभारने की कोशिश की। और जब उन्होंने एक प्रश्न किया कि इस हॉल में इतने सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, आप बताइए कितने ओबीसी के हैं, तो एक हाथ खड़ा हुआ, और उन सैकड़ों लोगों में से जो एक हाथ खड़ा हुआ, तो राहुल गांधी ने कहा आप तो कैमरामैन है, आप रिपोर्टर नहीं है। यानी एक भी रिपोर्टर ओबीसी या दलित और उसमें थी। तो वो जो बेजुबानों की जुबान बन के उभरे हैं और जिनका दर्द कोई बयान नहीं करता था, उनके दर्द की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं अभूतपूर्व समर्थन, जन समर्थन पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा था, और पिछले ये तो तेजी से बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, और वो ऐतिहासिक नेता बन के उभर रहे हैं। आप देखिएगा उनका इतिहास में कितना बड़ा नाम आगे आने वाले समय में होगा। जी दिनेश जी।